गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में थोड़ी सी स्टडी की थी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं और किस प्रकार से हमें द्रव्यमान को मेजर करते हैं। तो देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्विफोक्सीय द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसमें वही द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है ये भी, लेकिन इसमें एक वर्ड और लग गया द्विफोक्सी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दो चीज़ों को फोकस करने वाला। ठीक है, तो द्रव्यमान ऐसा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ जिसमें अपन दो चीज़ों को फोकस करेंगे। मेजर तो क्या करना है हमको, द्रव्यमान ही मेजर करना है। दो चीज़ों को उसमें फोकसित किया जाता है द्रव्यमान द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप में। तो ठीक है, वो जो दो चीज़ है वो एक तो होती है अपनी वेग और एक होती है दिशा। वेग और दिशा को फोकस करके उस किसी भी नाभिक या परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है इसको जो सबसे पहले बनाया था वो थे वैन ब्रिज और जॉर्डन। दो वैज्ञानिक थे, वैन ब्रिज और जॉर्डन। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को बनाया था। ठीक है, अगर एग्जाम में हमारे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वैन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को बताइए, तो उसमें भी हमें इसके बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में पहली बात किस को देखेगा, ये एक तो वेग को और दिशा को, दो चीज़ों का फोकस करेगा। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ रहे हैं मतलब मेजर किसको करेगा, द्रव्यमान को मेजर करेगा। तो देखिए जैसे हमने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में पढ़ा था वही इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो पार्ट होता है आयन स्रोत। पहला पार्ट होता है इसका आयन स्रोत। ठीक है, आयन स्रोत जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आयन स्रोत क्या होता है, जिस भी परमाणु या नाभिक का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आयनित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयन स्रोत की सहायता से उस परमाणु या नाभिक को क्या किया जाता है, आयनित किया जाता है। देखिए आयन स्रोत से किसी भी परमाणु को आयनित करना, अब आयनित किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आयन स्रोत में जैसे जो क्षारीय धातुएं होती है, क्षारीय धातुएं जैसे कि अपनी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और भी कई क्षारीय धातुएं हैं। उन सभी क्षारीय धातुओं को अगर हम थोड़ा सा ताप दें तो उसके जो परमाणु है वो आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से भी हम उनके जो परमाणु हैं उनको आयनित कर सकते हैं। या फिर हम बात करें लोहे की या सोने की, अगर हम बात करें तो अगर उनको उच्च ताप दिया जाए, ठीक है, हाई टेम्परेचर जब उनको दिया जाता है तो उनके जो परमाणु है वो आयनित हो जाते हैं। या फिर तीसरी विधि क्या हो सकती है आयनित करने की, कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, विसर्जन नलिका होती है। विसर्जन नलिका में जैसे कोई भी गैस है, गैस के परमाणु को हमें आयनित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में, एक विसर्जन नलिका में भर लेंगे। ठीक है, इस विसर्जन नलिका में जो गैस है उसको हम ले जाते हैं एक कैथोड के समीप। जैसे यहाँ पे मेरी क्या है, ये कैथोड। ठीक है, ये क्या है, विसर्जन नलिका। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब को हम कैथोड नलिका के पास ले जाते हैं। जो विसर्जन नलिका के अंदर जो गैस भरी हुई है वो उसको, विसर्जन नलिका में जो गैस भरी है उसको हम कम दाब पे भरते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गैस भरी हुई है वो उसके जो परमाणु हैं वो कैथोड के समीप ले जाने से आयनित हो जाते हैं। अब देखो होता क्या है, वास्तव में होता है जो कैथोड होती है, कैथोड पर लगाया जाता है उच्च वोल्टता वाला विभव इसमें लगाया जाता है। अब जब इसमें विभवांतर जब आरोपित किया जाता है तो इसके अंदर का जो पदार्थ है वो क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इस विसर्जन नलिका में भरी गैस के परमाणु को क्या कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। क्लियर।
तो इस प्रकार से हम किसी आयन स्रोत की सहायता से किसी भी परमाणुओं को आयनित कर सकते हैं। तो ये सब आयन सोर्स के अंदर आते हैं। या तो अपन टेम्परेचर दे दें, या फिर जैसे सोने और इनके लिए तो ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्षारीय धातुओं में क्या होता है, कम टेम्परेचर पर भी वो उसके जो परमाणु हैं वो आयनित हो जाते हैं। और तीसरी विधि हमने पढ़ी की है ना, जो विसर्जन नलिका होती है, विसर्जन नलिका में गैस को भर दो, गैस को भरने के बाद उस विसर्जन नलिका को हम क्या कैथोड के समीप ले जाते हैं, जिससे विसर्जन नलिका में भरी गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। तो इस प्रकार से आयन सोर्स ये सब क्या होते हैं, अपने आयन सोर्स की बात ही व्यवहार करते हैं। सेकंड जो आता है वो है अपना फिल्टर या तथा फोक्सन कक्ष, तथा फोक्सन कक्ष, या फिर बोल दो फिल्टर्स एंड फोक्सिंग चैम्बर। क्लियर? तो दूसरा जो पार्ट है वो है अपना फिल्टर या तथा फोक्सन कक्ष। देखिए होता क्या है, अपने पास उसके जो लास्ट में फिर हमको क्या मिलते हैं, वो जो परमाणु है आयनिक परमाणु, उनका हम द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया आयन स्रोत में हमने क्या करा कि जो परमाणु थे उनको हमने क्या कर लिया, आयनित कर लिया। अब हमारे पास आयनित परमाणु आ गए, आगे भेजेंगे उनको फिल्टर में। आयनित जो परमाणु आए हैं उनको हम किस में भेजेंगे, फिल्टर में भेजेंगे। अब देखिए फिल्टर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऊर्जा संवेग फिल्टर, वेग फिल्टर, संवेग फिल्टर। तो फिल्टर एक तरह से होता क्या है, फिल्टर का अगर सामान्य अर्थ देखें तो कि जो हमें चाहिए वो तो हम ले लेंगे। मतलब जैसे फिल्टर अपन देखते हैं तो फिल्टर क्या करता है कि बेकार चीज़ों को तो निकाल देता है, मतलब और ऊपर क्या बच जाता है, गंदगी जो है वो उसको फिल्टर कर देता है। इसी प्रकार से आयन स्रोत के अंदर फिल्टर का क्या काम होता है कि जैसे हमारे पास संवेग का हमें फिल्टर करना है, तो वे आयन जो जिनका संवेग समान है उनको तो क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। और अगर संवेग समान नहीं है तो वो उसको फिल्टर नहीं करेगा, आगे जाने ही नहीं देगा। या फिर वेग की बात करें तो वेग अगर समान वेग के परमाणु हैं तो वो आगे चल जाएंगे, अगर नहीं है तो वो वहीं पे रुक जाएंगे। और यदि संवेग की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, उसका भी फिल्टर हो जाएगा। और उनका फोक्सन भी होता है। फोक्सन का मतलब उनको हम फोक्सित करके उन परमाणुओं को, कोई θ/2 कोण पे फोक्सित हो रहा है, इस तरह से उनको फोक्सित किया जा सकता है। अब देखिए थर्ड जो पार्ट है अपना वो आता है अभिलेखन कक्ष। ठीक है, अभिलेखन कक्ष या फिर बोल दे रिकॉर्डिंग चैम्बर। क्लियर? अभिलेखन कक्ष या रिकॉर्डिंग चैम्बर। देखिए हमने फिल्टर के बारे में पढ़ा, परमाणु है वो आयन है वो फिल्टर हो गए। जैसे हमने एक समान परमाणु, समान ऊर्जा या समान संवेग या समान वेग के जो आयन है वो हमने प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब वो जो आयन प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पे जाएंगे, अभिलेखन कक्ष में जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग चैम्बर में जाएंगे। जाने के बाद वहाँ पे क्या लगी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है। ठीक है, इस प्लेट पर वो आपतित होंगे इस तरह से। ठीक है, आप जैसे भिन्न भिन्न परमाणु हैं, भिन्न भिन्न परमाणु का द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग चैम्बर है, इस रिकॉर्डिंग चैम्बर में जाने के बाद जो आयन है उनका क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस कक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि परमाणु अलग अलग त्रिज्याओं पर जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद एक स्पेक्ट्रम का निर्माण, जैसे यहाँ पे एक लाइन बना दी इन्होंने, समान द्रव्यमान वाले परमाणु यहाँ पे गए, यहाँ पे इसकी एक लाइन मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे जो समान द्रव्यमान वाले परमाणु है वो यहाँ पे गए, यहाँ पे एक लाइन मिल गई। इस तरह से तीसरे जो समान द्रव्यमान वाले परमाणु हैं वो यहाँ पे गए, यहाँ पे इसकी एक लाइन बन गई। तो इस तरह से अपन को क्या मिल जाएगा, एक लाइनों का समूह मिल जाएगा, या अपन बोल सकते हैं एक हमें रैखिक स्पेक्ट्रम इसका प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम दोनों के बीच की दूरी निकाल के उसके द्रव्यमान का आकलन कर सकते हैं। तो देखिए
इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के, आयन सोर्स, फिल्टर और अभिलेखन कक्ष। आयन स्रोत में क्या होगा, उसके आयन मिलेंगे। फिल्टर में क्या करना है, उनको जो समान द्रव्यमान वो समान संवेग ऊर्जा या वेग वाले जो आयन है उनको हमें पृथक करना है, ठीक है। आगे उन्हीं को जाने देना है जिनका संवेग वेग या जो आयन है वो या तो स्पेसिफिक वैल्यू एक फिक्स होती है कि इस वैल्यू के जो संवेग है उसके आयन ही बाहर जाएंगे, या फिर एक वेग फिक्स है कि इस वेग के जो आयन है वो ही बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये फिल्टर वही काम करता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स कर दी कि इस वैल्यू के जो आयन है वो ही क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाकी के वही रुक जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो अपना पढ़ा अभिलेखन कक्ष। अभिलेखन कक्ष में क्या होगा, इसमें हमें फोकसित करना उनको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है एक फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आयन आ रहे हैं समान संवेग वेग या ऊर्जा के, उनको हमें क्या करना है, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें उस पर आपतित करना है, जिससे वो एक रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करेंगे। हमें कई अलग अलग परमाणुओं की क्या मिल जाएगी, कई रेखाएं प्राप्त हो जाएगी, और उन रेखाओं के मध्य जो दूरी है उसका आकलन करके हम उसके परमाणु का या नाभिक का क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान का आकलन कर सकते हैं। तो देखिए आगे, देखिए हम पढ़ रहे थे द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का ये जो चित्र है वो दर्शाया गया है। देखिए होता क्या है, हमने द्विफोक्सी द्रव्यमान के 3 पार्ट पढ़े। 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा था, आयन स्रोत, ठीक है। आयन स्रोत से सबसे पहले जो भी परमाणु ले रहे हैं, जिसका भी हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, आयनित करना है, ठीक है। आयन स्रोत ये रहा अपना, ठीक है। इस चित्र में आयन स्रोत कहाँ है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने क्या ये 2 S1 और S2 2 स्लिट है, और ये अपना आयन स्रोत है जिसकी सहायता से हम 20,000 वोल्ट की बैटरी लगा के उसमें विभवांतर उत्पन्न करके हम उसके आयन किसी भी परमाणु या नाभिक के आयन उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आयन स्रोत हो गया जिसके द्वारा हम किसी भी परमाणु या परमाणु का क्या करेंगे, आयन प्राप्त करेंगे। आगे देखिए हमने दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर क्या काम करता है, समान संवेग समान वेग या समान जो ऊर्जा है उनके जो आयन है उनको ही आगे जाने देता है, बाकी को रोक देता है। तो ये जो पूरा पार्ट है अपना वो है अपना फिल्टर, ठीक है। इसको बोला जाता है बेलनाकार ऊर्जा, ये बेलनाकार स्थित वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसको बोला जाता है बेलनाकार स्थित वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। देखिए इसके जो कोण है, इसके मध्य का कोण वो होता है अपना 127 डिग्री। ये फिक्स है। बेलनाकार स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर के अंदर जो अपन फिल्टर काम में लेंगे उनका जो कोण होगा वो कितना होगा, 127 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हमारा फिल्टर हो गया। फिल्टर के बाद कहाँ जाएगा वो, अभिलेखन कक्ष के अंदर। अभिलेखन कक्ष में देखिए चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है इसके अंदर, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आयन आए हैं, हमने देखा कि जब आयन आएंगे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जब आयन प्रवेश करते हैं तो उनका जो पथ है वो क्या हो जाता है, वृत्ताकार मोशन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अलग अलग परमाणु के जो द्रव्यमान है उस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें अलग अलग द्रव्यमान के परमाणु यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, और उनके मध्य जैसे यहाँ पे इसका हमें अलग द्रव्यमान का परमाणु है, इसका समूह प्राप्त हो गया, और यहाँ पे एक लाइन मिल गई, इसी प्रकार से यहाँ पे मिल गई, ठीक है, यहाँ पे मिल गई। इस तरह से अपन को क्या मिलेंगे, अलग अलग द्रव्यमान वाले परमाणुओं का हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, और उनके मध्य की दूरी निकाल के हम उसके परमाणु के द्रव्यमान का आकलन कर सकते हैं। अब देखिए इसकी पूरी कार्य प्रणाली, इसकी क्या किस तरह से ये प्रोसेस काम करती है, इसको देखिए। सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे जो हम आयन सोर्स लेंगे, जैसे अपन ने 3 पढ़े थे, 3 और भी होते हैं, तो हमने 3 पढ़े थे, जैसे क्षारीय धातु को ताप पे गर्म करने पर कम ताप पे ही वो क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अपन विधि काम में ले रहे हैं वो है विसर्जन नलिका वाली। इसमें क्या करेंगे, गैस भर देंगे किसके अंदर, विसर्जन नलिका में, ठीक है। जैसे अपन ने S1 है, यहाँ पे एक विसर्जन नलिका है जिसको हम किसके समीप लाएंगे, कैथोड के समीप लाएंगे। कैथोड के समीप लाने पर जो आयन है वो आयन हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद स्लिट लगा रखी है S1 और S2। अब हमें आयन प्राप्त हो गए, आयन किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो इनको स्लिट S1 और S2 की सहायता से एक पुंज के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। किसके अंदर भेजा जाएगा,
फिल्टर के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि हमारे पास आयन तो प्राप्त हो गए। आयन कैसे प्राप्त हुए? विसर्जन नलिका को जब आयन सोर्स के कैथोड के पास लाया गया तो जो गैस के परमाणु है वो कैसे हो गए? आयनित हो जाते हैं। वो अभी अपन ने प्रोसेस देखा कि किस प्रकार से वो आयनित होंगे, ठीक है। उसके बाद आयनित होने के बाद जो पुंज प्राप्त हो रहा है, वो जो आयन प्राप्त हो रहे हैं वो S1 और S2 स्लिट की से गुजरने के बाद क्या होगा? एक पुंज प्राप्त होगा उसका। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे जाएगा वो? इस बेलनाकार फिल्टर के अंदर जाएगा। इस बेलनाकार फिल्टर के अंदर जब जो जाएगा तो हम जानते हैं बेलनाकार फिल्टर का जो कोण है वो कितना है? 127 डिग्री। देखिए इस बेलनाकार फिल्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है या विभवांतर इसके अंदर आरोपित किया जाता है। विभवांतर के कारण उसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, जैसे हमारे पास ये आ गया पॉजिटिव, ये है अपना नेगेटिव, जैसे यहाँ पे तो ये कैथोड एनोड, इनके मध्य जब अपन विद्युत क्षेत्र, जैसे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो ये जैसे मेरे पास विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, ठीक है। ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ये अपने पास आयन्स है, ठीक है। आयन्स इस तरह से जा रहे हैं, ये अपना विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है इस आयन की दिशा के परपेंडिकुलर, क्योंकि आयन कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ, और विद्युत क्षेत्र अपना कहाँ लग रहा है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लंबवत डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र को आरोपित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र और साथ में ही इसके अंदर लगा होता है अपना चुंबकीय क्षेत्र V'। जैसे यहाँ पे अपन ने मान लिया V1 मान लो या V' मान लो, इसको मान लिया मैंने V1। आगे जब अभिलेखन कक्ष में जाएगा वहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक है पूरी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगा होता है? जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है, क्योंकि ये चुंबक है, चुंबक के कारण उत्पन्न क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इसको अपन मानते हैं V2। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको मैंने मान लिया V2। अब देखिए यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आयन की जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, आयन की डायरेक्शन कहाँ है? इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उन दोनों के भी परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इसके परपेंडिकुलर, इस विद्युत क्षेत्र के और इस आयन की जो दिशा है उसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये काम करेगा। अब देखिए यदि हम बात करें विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर आरोपित हो रहा है, हम जानते हैं कि कोई भी जो कण है, देखिए यहाँ पे जो आयन है वो आयन कहाँ जा रहे हैं? इस बेलनाकार फिल्टर के अंदर जा रहे हैं। अब बेलनाकार फिल्टर के अंदर जा रहे हैं तो इसके ये क्या है? बेलनाकार है और इसका केंद्र क्या है? ये वाला केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा, जानते हो सब। जैसे वृत्ताकार मोशन में जब कोई भी आयन गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे भी इन आयनों के ऊपर क्या करेगा? अभिकेंद्रीय बल आरोपित होगा, मतलब अभिकेंद्रीय बल इन पर लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल जिसको अपन लिखते हैं F बराबर mv²/r, यही होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अब देखिए क्या अभिकेंद्रीय बल जब लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल लगने पर तो ये आयन बिल्कुल इधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी तो इन आयनों पर क्या लगेगा? बल लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला जो फोर्स है उसको अपन क्या लिख, जैसे ये तो F वेक्टर किसके कारण हो गया? ये तो अभिकेंद्रीय बल। और यदि अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला बल है वो है अपना क्या होता है? Q इंटू ई वेक्टर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q क्या है? आवेश, आवेश या अपन मान सकते हैं आयन। यहाँ पे मैंने आवेश मान लिए, जैसे कि ये मेरे पास n आयन्स है, यहाँ पे जो आयन्स है उनकी संख्या मैंने क्या मान ली? n है, और एक आयन पर मैंने आवेश मान लिया E के बराबर। क्लियर? मैंने क्या माना है कि यहाँ पे आयन्स कितने आ रहे हैं अपने पास? n आयन्स आ रहे हैं, और एक आयन पर आवेश कितना मान लिया? E के बराबर। तो कुल आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा?
एन ई के बराबर। या फिर अपन इस तरह से अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एन ई इंटू में ई वेक्टर। क्लियर सबको? तो देखिए दो तरह के फोर्स लग गए जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। एक तो बेलनाकार फिल्टर है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और केंद्र क्या है, 127 डिग्री का कोण बना रहा है ये, और केंद्र की तरफ इस आयनों की जो बीम है इस पर एक बल लगेगा। उस बल को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। तो वो बल क्या लगेगा, एफ वेक्टर बराबर mv² अपॉन आर के बराबर। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इस आयंस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और वो कितना बल लगेगा, एफ वेक्टर बराबर q इंटू ई के बराबर। अब देखिए ये भी बल है, ये भी बल है, दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर होंगे, नहीं तो ये जो आयंस है वो कहाँ चल जाएंगे, बिल्कुल केंद्र की तरफ चल जाएंगे। तो देखिए अगर ये दोनों बल को अगर हम बराबर लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mv² अपॉन में r बराबर n e, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, ये जो पूरा फिल्टर है वो है बेलनाकार स्थित वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। यहाँ से जो अगर हम ऊर्जा का मान देखें तो देखिए ऊर्जा कैसे निकालते हैं, कोई भी गतिज ऊर्जा, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो होती है ½ mv² के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो ये हो जाएगी mv² बराबर n e r, और ये अगर 1/2 कर दें तो ये क्या बन जाएगी, ये गतिज ऊर्जा बन जाएगी। तो यहाँ पे वे ही कण बाहर निकलेंगे जिनके लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, जिनके लिए ऊर्जा का मान ये होगा NeEr अपॉन में 2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आयंस, E क्या है, आयंस पर आवेश, एक आयन पर आवेश, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, R क्या है, रेडियस, ये R, ये क्या है, रेडियस, अपॉन में 2। क्लियर? तो जिन आयंस के लिए ऊर्जा का मान NeE अपॉन में R अपॉन में 2 होगा वो ही आयन बाहर निकलेंगे, बाकी के जो आयन हैं वो यहीं पर फिल्टर हो जाएंगे। तो एक तो ऊर्जा का फिल्टर इस तरह से यहाँ पे काम कर गया कि ऊर्जा का कैसे फिल्टर होगा यहाँ पे कि हमारे पास एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। जब दोनों को बराबर किया तो यहाँ से अपने पास ऊर्जा का मान आया कि इस ऊर्जा के कण ही, इस ऊर्जा के आयन ही इस स्लिट S3 में से बाहर निकलेंगे, बाकी के इसी फिल्टर, इसी के अंदर रह जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आ गया अपने पास ऊर्जा का मान। ऊर्जा का मान क्या आया यहाँ से, ऊर्जा E बराबर तो क्या होनी चाहिए, NeEr अपॉन में 2। आगे देखिए हमने एक चीज और लगा रखी है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड और लगा रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और लगा रखा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, आयंस जा रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ वो आयंस चल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यदि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स अगर ज़्यादा होगा आयंस के ऊपर, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आयंस है वो विक्षेपित ना हो, इसके लिए क्या करना होगा, इनका विक्षेपण ना हो, या ना तो इधर जाए ना इधर जाए, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेग चेंज हो जाता है अगर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स अगर बराबर नहीं होते। तो देखिए इनका विक्षेपण ना हो, आयनों का, कि आयन विक्षेपित ना हो, इसकी एक शर्त लिखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम लिखें, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी हमने लिखा F वेक्टर बराबर क्या होता है, Q इंटू ई के बराबर। ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आयंस पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बताइए। मैग्नेटिक फील्ड के कारण आयंस पर लगने वाले फोर्स का मान होता है Q इंटू V क्रॉस V, ठीक है। V क्रॉस V अगर हम ऐसे लिखें, क्रॉस चिन्ह को हटाएं तो क्या होता है, V साइन थीटा, क्रॉस में ऐसे ही लिखते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मान, मैग्नेटिक फोर्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, F बराबर Q V साइन थीटा। V साइन थीटा, थीटा किसके मध्य कोण है,
वी वेक्टर किसकी, आयंस की चाल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध, कोण। तो देखिए अपन देखें आयंस कहाँ गति कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र जो लगा रखा है वो किस डायरेक्शन में, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मतलब इनके मध्य जो बनने वाला कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो आयंस है वो सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके मध्य जो बनने वाला कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। थीटा का मान 90 डिग्री रखते ही इसका मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा QBV। क्लियर। इसको Q को क्या लिखा था अपन ने, NEE, और इसका मान हो जाएगा ENEVV। ठीक है। तो आयनों का विक्षेपण न हो इसके लिए क्या शर्त होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला जो फोर्स है आयंस के ऊपर वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। रख दो इन दोनों को इक्वल, तो क्या हो जाएगा, NEE बराबर NEVV। यही है, NE से NE कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वेग का मान आ गया अपने पास, वेग का क्या मान आया है, E/B। ठीक है, वेग का क्या मान आया, E/P। तो यहाँ से क्या पता चला, देखिए जो आयंस जा रहे हैं इस बेलनाकार फिल्टर से, जो आयंस जा रहे हैं वे ही आयन बाहर निकलेंगे जिनका वेग E/B के बराबर होगा। अगर उनका वेग E/B के बराबर नहीं है तो वो आयन इसी के अंदर रह जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वही आयन बाहर निकलेंगे जिनका वेग E/B के बराबर होता है, अदरवाइज आगे नहीं जाएंगे। तो वेग का भी मान आ गया, वेग का क्या मान आया, देखो अपने चुंबकीय क्षेत्र क्या लगा रहा है, V1, तो यहाँ पे वेग का मान क्या जाएगा, V बराबर E/V1। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लगाया था, V1। तो देखिए वे ही आयन बाहर जाएंगे जिनके लिए वेग का मान क्या होगा, V बराबर E/V1 के इक्वल। अब आयंस है वो समान ऊर्जा और वेग वाले जो आयंस है वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें वेग तो पता चल गया कि कौन से, क्योंकि द्विफोक्सी हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि द्विफोक्सी नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें वेग और दिशा दोनों का फोक्सन होता है। तो वेग का तो कौन से वेग के आयन जाएंगे, जिनके वेग का मान E/V1 के बराबर होगा वही आयंस आगे जाएंगे, आगे अदरवाइज जो भी आयन है जिनका वेग इसके इक्वल नहीं है वो आगे नहीं जाएंगे। आगे देखिए ये आयंस S3 से बाहर निकल रहे हैं, कौन से, जिनकी ऊर्जा NeE/R/2 है और वेग क्या है, E/V1 है। ये जब आयंस आगे जाएंगे, ये यहाँ पे आता है अपना एक चुंबकीय विक्षेपक 60 डिग्री जिसका कोण होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जो फिल्टर काम में लिया था उसमें जो कोण था वो क्या था, 127 डिग्री का, और यहाँ पे जो चुंबकीय विक्षेपक काम में ले रहे हैं उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। यहाँ पे देखिए ये चुंबक जो है, ये चुंबक, इसमें भी क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने माना था B2, डायरेक्शन क्या मानी थी इसके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं कि जब कोई भी आयन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसका जो मोशन है वो कैसे हो जाता है, वृत्ताकार मोशन में वो गति करने लगता है। तो देखिए जो आयन है अगर चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में जाने के बाद उसका जो मोशन है वो वृत्ताकार, जैसे अब इसमें भी क्या होगा, जो समान द्रव्यमान वाले परमाणु हैं वो जैसे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फोकसित हो गए, एक समान द्रव्यमान वाले परमाणु यहाँ पे फोकसित हो गए। ठीक है, एक समान द्रव्यमान वाले परमाणु और जगह फोकसित हो जाएंगे और इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से अलग अलग रेखाएं हमको अलग अलग परमाणु, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न रेखाएं हमें प्राप्त हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जिसको बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। और उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको
कैलकुलेट करने के बाद या फिर उसका मास डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम उस परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आयंस आए वो आयंस क्या हुए, अलग अलग परमाणु, जो भिन्न भिन्न परमाणु वाले जो द्रव्यमान थे, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले जो परमाणु थे वो क्या हो गए, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित हो गए। अब देखिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी तो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, तो इसके कारण भी क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसे लिखते हैं अपन, मैग्नेटिक फोर्स अभी अभी अपन ने देखा NE Q इंटू V क्रॉस V के बराबर होता है। तो NEV और V कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लगाया हुआ है, V2 के बराबर। ठीक है, जो ये फोर्स आया वो कितना आ रहा है अपना, mv²/r। देखिए यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके बराबर लिख देते हैं अपन, mv²/r के बराबर। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आयन इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो किस मोशन में गति करेगा, वो वृत्ताकार मोशन में गति करेगा। और वृत्ताकार मोशन में जब किसी आयन की गति होती है तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मान आ जाएगा NEV2 के बराबर। क्लियर। अब देखिए एक बी से यहाँ पे एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा, देखिए यहाँ से एक बी से एक बी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से R का मान अपन निकाल लेते हैं। R बराबर क्या होगा, R बराबर mv/NE और B2, यही होगा अपने पास R का मान। ये R का मान आ जाएगा mv/NE B2। देखिए इसको अपन एक तरह से ये लिख सकते हैं, हमारे पास B का मान क्या आया है, E/B1 के बराबर। इन दोनों को अलग फॉर्मूला है, ये अपने ये फिल्टर से देखा था जब अपन ने फिल्टर पढ़ा था, बेलनाकार फिल्टर, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज निकल के आए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R बराबर mv/NE B2, यहाँ पे B का मान कितना लिख दें अपन, E/B1 लिख दे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, R बराबर m/NE और ये B का मान क्या लिख देती हूँ मैं, E/B1। तो यहाँ आ जाएगा E/V1 × B2। ये आ गई अपने पास रेडियस। रेडियस मतलब जो परमाणु है वो वृत्ताकार मोशन जब गति करता है तो उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न रेडियस, ये रेडियस तो किसकी थी, ये जो R था वो तो अपन ने यहाँ पे लिखा था जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखा था। अब जो R ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, ये वृत्ताकार मोशन में जब गति करेगा और फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होगा तो उस कंडीशन में उसकी जो रेडियस क्या होगी वो अपन ने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इस रेडियस के हिसाब से अपन देखेंगे तो देखिए रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, और रेडियस अगर उसकी कम होगी तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जिसकी भी रेडियस कम होगी, ठीक है, जिसकी भी रेडियस कम होगी, क्योंकि ये वृत्ताकार मोशन में गति कर रहा है और इसका भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा, और केंद्र से जो इसकी परिधि की दूरी होगी वही उसकी रेडियस होगी। तो अगर हम देखते हैं कि जिसकी भी रेडियस कम होगी वो सब कम द्रव्यमान वाले परमाणु होंगे। ठीक है, जिसकी भी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी वो सब क्या होंगे, उनके जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अपन लिख सकते हैं R समानुपाती m, मतलब जो रेडियस, वो जो द्रव्यमान होता है वो उसकी रेडियस के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो कम रेडियस वाले जो परमाणु है उनका द्रव्यमान भी कम होगा और एक फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें यहाँ पे आपतित हो जाएंगे, और यदि ज़्यादा है रेडियस तो यहाँ पे अलग जगह प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट पर समानुपाती है, मतलब इसका जो यदि हम देखें स्पेक्ट्रम, तो वो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कैसा होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था अपना द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, और हमने देखा कि द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा उसके वेग और दिशा को किस प्रकार से फोक्सित किया जाता है और परमाणु का द्रव्यमान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। हमें ये तीन फॉर्मूलाज भी देखने हैं, जिसमें अपन ने E तो क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड,
जब हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लिख के ये हमने यहाँ पे निकाला था। और ये जो V था, ये V कब निकला, मतलब जो वेग है वही वेग के परमाणु या आयन उस बेलनाकार फिल्टर से निकलेंगे जिनके लिए वेग का मान क्या होगा, E/V1 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे वो कहाँ पे जाएंगे, अभिलेखन कक्ष या रिकॉर्डिंग चैम्बर में जाएंगे, और रिकॉर्डिंग चैम्बर के जाने के बाद जिनकी रेडियस है उनका रेडियस और मास कैलकुलेट करके उस परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विशेषताएं। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है। हमने द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का जब हमने चित्र देखा तो उसमें देखिए इसमें 3 चीज़ है। एक तो है अपना S3 छिद्र, ये अपना जो चुंबक है उसका शीर्ष, और ये फोटोग्राफिक प्लेट। इसकी शर्त होती है कि ये जो तीनों हैं वो एक ही डायरेक्शन या एक ही रेखा में स्थित होने चाहिए। तो छिद्र S3, शीर्ष चुंबक का शीर्ष O और फोटोग्राफिक प्लेट, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित होती है। तो पहली विशेषता क्या हुई कि द्विफोक्सी जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी है उसके अंदर जो छिद्र ले रहे हैं S3 या स्लिट S3 और चुंबक का शीर्ष O और फोटोग्राफिक प्लेट, तीनों एक ही रेखा में स्थित होती है। सेकंड विशेषता देखिए, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में जो हम लेते हैं कि जिसकी जो सुग्राहिता होती है वो अन्य द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो इसकी सुग्राहिता है ये अधिक होने के कारण इसका उपयोग भी ज़्यादा होता है और परमाणु को द्रव्यमान इसके द्वारा निकाला जाता है। और नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो देखिए, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, मतलब 2 चीज़ों का इसके अंदर फोकस होता है, 2 चीज़ों का, वेग का और उसकी दिशा का। दोनों चीज़ों का फोकस होने के कारण जो हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती है, इसकी रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, तो इसकी जो स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती है उन स्पेक्ट्रम लाइंस की जो तीव्रता होगी, जो इंटेंसिटी होगी, वो भी क्या होगी, इनकी ज़्यादा होती है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपन ने देखा। पहली विशेषता क्या देखी कि इसकी जो द्रव्यमान स्लिट S3 है, शीर्ष O है और फोटोग्राफिक प्लेट, ये तीनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। दूसरी विशेषता हमने देखी कि जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है उसकी सुग्राहिता क्या होती है, ज़्यादा होती है अन्य की तुलना में, इसलिए इसका उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए। और तीसरा हमने देखा कि इसकी जो द्विफोक्सी है, मतलब इसके अंदर 2 चीज़ों का फोकस हो रहा है, इसके वेग का और दिशा का, इसके लिए इसकी जो तीव्रता आती है रेखाओं की वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हो गए अपने द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विशेषताएं। अगर इसके ये नेक्स्ट अपना टॉपिक है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी में द्विक विधि। द्विक विधि क्या होती है, देखिए द्विक परमाणु होते हैं। द्विक परमाणु वे परमाणु होते हैं जिनके अगर m/ne का मान निकाला जाए, m/ne मतलब उसका मास और n/e, इसका जब मान निकाला जाता है तो अगर वे परमाणु जिनमें m/ne का मान क्या होता है, समान होता है, वे परमाणु क्या कहलाते हैं, द्विक परमाणु कहलाते हैं। तो देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस द्विक परमाणुओं का क्या महत्व है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी हम जानते हैं हाई डिस्पर्जन होता है, मतलब इसका परिक्षेपण क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। हाई डिस्पर्जन के कारण ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी है, ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान, अगर उनके द्रव्यमान में बहुत ही कम अंतर हो, है ना, लेकिन एग्जैक्ट जब वैल्यू निकाली जाती है, वैसे पूर्णांकों में तो उनका वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, जब लेकिन एग्जैक्ट जब उनकी वैल्यू निकाली जाती है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो उनका जो परमाणुओं के द्रव्यमान का जो अंतर है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से मेजर किया जाता है, वो भी कौन मेजर करता है, अपना द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी। जो अपन ने देखी थी वही आयंस प्राप्त किए जाएंगे, फिल्टर किया जाएगा और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित किया जाएगा, जिससे अपन को एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उनके मध्य दूरी निकाली जाएगी और उनका जो फिर वो क्या निकल के आएगा, उनका द्रव्यमान कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान बिल्कुल लगभग बराबर होते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे अपन ने ये वाला परमाणु ले लिया, ये 2 परमाणु ले लिए अपने N214 प्लस और C12O16 प्लस,
ठीक है। अगर हम इनके m/n का मान निकालें तो देखिए m/n का मान कैसे निकालेंगे, ये अगर m/n का मान इनमें निकालें तो देखिए m तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने परमाणु हैं नाइट्रोजन के, 2 परमाणु है, और एक परमाणु का अगर द्रव्यमान देखें, यहाँ पे अपन केवल इसकी द्रव्यमान संख्या लेके चल रहे हैं और वो AMU में लेके चल रहे हैं, 1 AMU से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या को क्या करेंगे, 1 AMU से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ, 14 AMU। तो 2 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28। तो यहाँ से जो इसका द्रव्यमान आया वो कितना आया, 28 AMU, ठीक है। बटे में Ne, ये क्या है, पूरा आवेश है, इसके ऊपर कितना आवेश है, +1 आवेश है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। क्लियर। इसके लिए m/n का मान निकालें तो देखिए इसके अंदर m/n का कैसे मान निकालेंगे, द्रव्यमान किसका लेना है, सबसे पहले कार्बन का। तो कार्बन का द्रव्यमान 12, 16 किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया 16/Ne, मतलब आवेश, क्या है आवेश, 1। और 12 और 16 कितने हो जाएंगे, 28 डिवाइड बाई 1। तो देखिए इसके लिए भी m/n का मान 28 है और इसके लिए भी क्या है, m/n का मान 28 है। तो इनके लिए m/n का मान तो समान है, ठीक है। लेकिन जब इनके ग्राफ देखा जाता है, ठीक है, द्रव्यमान वृद्धि के अंदर ग्राफ देखा जाता है, द्रव्यमान वृद्धि का अगर ग्राफ देखें तो इनके द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ये तो हो गया तुम्हारा N214 प्लस का, और दूसरे का जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा अंतर पाया जाएगा। ये किसका हो गया, C12O16 प्लस का। क्लियर। तो यहाँ पे इनके द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है और इस अंतर को कैलकुलेट किया जा सकता है किसके द्वारा, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे एक लाइन मिल गई किसके लिए, नाइट्रोजन परमाणु के लिए, और ये एक इसके लिए बन गई किसके लिए, C12O16 के लिए एक द्रव्यमान की एक क्या मिल जाएगी हमें, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो, एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग द्रव्यमान वाले परमाणुओं के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी में अलग अलग क्या मिलती है, लाइंस मिलती है। इस प्रकार से हम इसके अंदर अंतर कर सकते हैं। इसके अंदर डेल्टा R का मान निकाल के इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के और डेल्टा M का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान में बहुत ही कम अंतर होता है, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो टॉपिक समझ में आया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी में द्विक विधि। द्विक विधि क्यों बोली, क्योंकि द्विक परमाणु कौन से होंगे, जिनके लिए m/ne का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सब क्या है, अपने द्विक परमाणु है। जैसे अगला परमाणु अपन ने ले रहे हैं, इसके लिए m/ne का मान 28 हो गया ना। इसके लिए देखें तो देखिए m/ne का मान देखें तो यहाँ पे कितना है, इसका मान 12 प्लस इसका हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 1 होगा, और 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 4 अपॉन में Ne मतलब आवेश का मान +1। तो यहाँ पे ये कितना हो गया अपना, यहाँ पे लिखे 12 और 4 16, तो ये आ गया अपने पास। 1 को ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो m/ne का मान कितना आया, 16। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इसका द्रव्यमान 16 और आवेश क्या है, 1, तो इसका मान भी कितना आ गया, 16। तो देखिए m/ne का मान जिन परमाणुओं के लिए समान है उनको ही हम क्या बोलेंगे, द्विक परमाणु। और इन परमाणुओं के लिए जो इनका परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा। ऐसे ही देखो यहाँ पे m/ne का मान निकालो, इसके लिए ये हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है, 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 3 परमाणु है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, एक के लिए 2 AMU है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 AMU, और आवेश कितना है, 1। इसके लिए निकालें, द्रव्यमान आ जाएगा 12 AMU, और आवेश देखिए यहाँ पे प्लस लग रहे, प्लस के 2,
मतलब आवेश क्या है +2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6, तो इसका भी द्रव्यमान आया 6 और इसका भी द्रव्यमान क्या आया 6 के बराबर m/ne का मान। तो m/ne का मान क्या है बराबर है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे द्विक परमाणु। नेक्स्ट देखिए इसका निकाले, तो m/ne का मान हम निकाल रहे हैं, m/ne का मान निकाले तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा 16 AMU, 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 AMU, और Ne मतलब आवेश कितना है 1। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो इसका भी द्रव्यमान क्या है 32, आवेश क्या है 1, तो यहाँ पे भी m/ne का मान क्या है बराबर है, मतलब ये दोनों भी क्या है द्विक परमाणु है। आगे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2 AMU अपॉन आवेश क्या है 1, तो यहाँ से निकालें तो 2 और ये आवेश कितना है 1। क्लियर। तो जिनके लिए भी m/ne का मान क्या होगा बराबर होगा, उनको हम द्विक विधि के द्वारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी में के द्वारा उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा किसी भी परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। इन टॉपिक्स में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।